हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम के द्वारा। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर, यानी द पुर्तगीज इन इंडिया, या यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। कौन यूरोपी सबसे पहले भारत में आए और किस कारण के लिए आए। फिर उनका सबसे पहले पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डच, ऐसे हमारा क्रम चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगीज इंडिया कैसे आए, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ में जो भी पूछे गए हैं वो हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग है द पुर्तगीज इन इंडिया, यानी पुर्तगाली। सबसे पहले कोई यूरोपवासी जो इंडिया में आया वो कौन था? पुर्तगाली। ये आधुनिक भारत की बात हो रही है। इससे पहले अलेक्जेंडर वगैरह पहले आ चुके हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपवासी कौन आए थे इंडिया में? विद सी रूट, या समुद्री रास्ते के थ्रू। लैंड रूट से तो पहले से ही ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, बट समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड होने लगा था वो सबसे पहले किसने किया? पुर्तगीज ने, ठीक है, पुर्तगाली। अब वो क्यों आए थे समुद्र के रास्ते से या समुद्री रास्ते से? तो उनके कुछ कारण थे। पहला कारण, हमने ये सारे कारण डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो पहला कारण था कि डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोमन साम्राज्य था, जो माइटी एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, उसका धीरे धीरे पतन हो गया, ठीक है। यानी 1400 तक आते आते ये उसका रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका था। बीच में ये पूरा फेस अरब्स ने और तुर्कियों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। दूसरा कारण है कि 1453 में कश्तूतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये एक दूसरा कारण था जिसकी वजह से पुर्तगीज़ या सारे यूरोपवासी समुद्री रास्ते से इंडिया की खोज करने लगे। तीसरा कारण था स्पिरिट ऑफ रेनांसा, ठीक है। रेनांसा का मतलब होता है कि यूरोप पुनर्जागरण। यानी जो बीच में डार्क एज चल रही थी, जो अंधयुग चल रहा था, जिसमें कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हो पा रही थी, कोई भी खोज नहीं हो रही थी यूरोप में, ठीक है, क्योंकि चर्च का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। चर्च का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, जिसकी वजह से कोई डार्क एज हो गया था, यानी कोई भी डिस्कवरी या खोज नहीं की जा रही थी। तो वो हट गया। अब क्या हुआ कि रेनेसां स्टार्ट हो गया। अब पुनर्जागरण होने लगा यूरोप में, ठीक है। अब फिर से की जाने लगी, नई नई चीज़ों की खोज होने लगी, ठीक है। नए नए समुद्री रास्तों की खोज होने लगी। तो इसी को बोलते हैं रेनेसां, ठीक है। नई नई किताबें लिखी जाने लगीं, साइंस पढ़ी जाने लगी, ठीक है। तो यूरोप में रेनेसां या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जिसकी वजह से ये भी एक मेजर कारण था, ठीक है। चौथा मेजर कारण था मसालों और बहुमूल्य वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। यानी जो मसालों की मांग बढ़ने लगी। अब मसाले किस काम के लिए यूज होते थे वहाँ पे? तो एक्चुअली क्या था कि इस टाइम पे, क्योंकि यूरोपवासी अच्छी खासी ज़मीन को, यानी पैदावार बहुत ज़्यादा हो गया था यूरोप में, यानी नई नई टेक्निक्स आने लगी, नई खोजें आने लगी। तो उससे क्या हुआ कि उनके पास समृद्धि आ गई। यूरोपी जो देश थे वो बहुत ही समृद्धशाली होने लगे। अब जैसे ही समृद्धि आएगी तो नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगेगी। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, नई नई चीज़ खरीदने लगोगे। वैसे ही उनके पास भी बहुमूल्य जो भी जी कीमती वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी। तो मांग पूर्ति कहाँ से होगी? दूसरे देशों से, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा देश था हमारा इंडिया, एक्सपोर्ट करता था, इंडिया या चाइना, ठीक है। ऐसे ही वहाँ क्या हुआ कि मीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। यानी मीट का जब प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा, तो मीट को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों का यूज यूज होता था। तो मसाले कहाँ से जाएंगे? इंडिया से जाएंगे, ठीक है। तो मसालों और बहुमूल्य वस्तुओं की मांग बढ़ी, ये भी एक मेजर कारण था। और पांचवा एक मेजर कारण था मिशनरी झील ऑफ कन्वर्जन। यानी क्योंकि वो सारे जो यूरोपीय देश हैं वो सभी क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। तो उनमें उनमें एक लालसा जाग गई, एक लालच आ गया कि हम जहाँ भी जाएंगे उनके लोगों को, उनके राजाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर देंगे। तो उन्हें कन्वर्ट करने की जो जील थी, एक उत्साह था, वो भी, यानी एक नए समुद्री रास्तों की खोज का एक कारण बना, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से पुर्तगाली इंडिया में आए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि आइडिया ऑफ ओशियन रूट टू इंडिया,
ये इंडिया को जाने का एक रास्ता किसने बताया, ये विचार किसके दिमाग में आया कि इंडिया इंडिया जाके देखना है। तो ये विचार दिया था प्रिंस हेनरी ने। एक राजकुमार था, कहाँ का, पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, द नेविगेटर। तो इस इनका विचार था कि इंडिया को जाने का रास्ता ढूंढो। ठीक है। अब इंडिया को जाने का रास्ता ढूंढने के लिए सारी चीज़ें, यानी प्रिंस द हेनरी ने एक विचार दे दिया। उसके बाद से खोजें स्टार्ट हो गई इंडिया की तरफ। उसके बीच एक संधि होती है जो पेपर में आ भी सकती है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टोर्डिशालस या टोर्डेशिलास की संधि। ठीक है। अब ये संधि क्या है, किन किन के बीच में हुई। तो ये संधि हुई है दो देशों के बीच में, जिसमें है पुर्तगाल, दूसरा स्पेन। इस संधि में क्या किया था इन लोगों ने, टोर्डिलास की संधि में क्या हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन ने पूरे विश्व को, यानी जो नॉन क्रिश्चियन एरिया था, यानी क्रिश्चियन एरिया जहाँ पर ईसाई धर्म था, मान लो ये यूरोप है, यहाँ पे पहले से ही ईसाई धर्म था। ठीक है, एक मिनट। इतने हिस्से में मान लो ये यूरोप का एरिया था, यहाँ पे ईसाई धर्म पहले से एग्जिस्ट करता था। अब जो बचा कुचा जो देश थे और जो एरिया दिख रहा है, उनको पाने की या उन पे कब्जा करने की लालसा जाग गई स्पेन और पुर्तगाल में। तो इनके बीच में एक संधि हुई, ये एक सीमा रेखा बनाएगी अटलांटिक महासागर से होते हुए, और उसका बेस्ट का पोर्शन, यानी उसका पश्चिमी का भाग, ये स्पेन के कब्जे में आ गया। यानी इन्होंने आपस में बांट लिया इलाका कि स्पेन का ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी इस अटलांटिक महासागर के जो पश्चिम का एरिया होगा वो स्पेन राज करेगा या स्पेन देखेगा उसे। और जो पूर्व पूर्व का एरिया होगा इसके, इस लाइन के, वो कौन देखेगा, पुर्तगाल देखेगा। तो यानी कि इंडिया किस किस तरफ आ रहा है, इंडिया पूर्व में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, पुर्तगाल आएगा। तो ये पुर्तगालियों के लिए एक स्कोप किसने दे दिया, इस संधि ने दे दिया इंडिया की तरफ आने के लिए, क्योंकि ये इन्हें पुर्तगालियों को इस संधि के थ्रू इंडिया के और उसके आसपास के क्षेत्रों का उसको रूल करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को उसको दो हिस्सों में बांट लिया, इन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पूर्वी भाग किसके हाथ में चला गया, पुर्तगाल के, एंड पश्चिमी भाग किसके पास चला गया, स्पेन के। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये हमें पूरा डिटेल में समझ में आया कि क्यों हम इंडिया की तरफ पुर्तगाली लोग आ रहे थे, और किस तरीके से इंडिया में पुर्तगाली क्यों आए सबसे पहले। तो वो किस वजह से आए, इस टोर्डी शिलास की संधि के कारण। आ तो स्पेन भी सकते थे, बस इस संधि के कारण ये हिस्सा इस पुर्तगालियों को मिल गया। तो पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत के रास्ते की खोज करने आए। तो उसमें आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, यानी ये पहला एक पहला व्यक्ति कौन था जिसके साथ ये पूरा पुर्तगाली लोग आए, तो वो कौन था, बास्को डे गामा। ठीक है, हुआ सी बास्को डे गामा। अब बास्को डे गामा क्या क्या लेके आया था, उसके संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके पास तीन जहाज़ थे। ठीक है। गुजराती पायलट को लेके आया था, और गुजराती यानी उसके जहाज़ों का जो पायलट था वो गुजरात का था। उसका नाम क्या था, अब्दुल माजिद। और सबसे पहले वो लैंड कहाँ किया, उसके जहाज़ कहाँ पे आके रुके, तो कलीकट के बंदरगाह पे। ठीक है। कैलीकट यानी ये केरला में है, तो केरला के कैलीकट के बंदरगाह पे आके उसके जहाज़ रुके। कब आया था वो, 1498 में मई में। अब इसका स्वागत किया, क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू राजा था, जमोरिन। ठीक है। ये एक हिंदू राजा था जिसने इसका स्वागत किया वास्को ड गामा का। क्यों किया होगा, क्योंकि वो व्यापार करना चाह रहा था, और व्यापार करने के लिए पहले से वहाँ अरब के व्यापारी थे। बट कोई नया व्यापारी आएगा तो कंपटीशन बढ़ाएगा, अधिक रुपए में खरीदेगा आपकी चीज़ें। तो वास्को ड गामा का उसने स्वागत किया है, क्योंकि ये यूरोपवासी आने लगे, पहले से अरबवासी पहले से ही व्यापार करते थे। तो इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, जमोरिन को फ़ायदा होगा, इसलिए जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है। जो वास्को ड गामा था, शुरुआत के 3 माह वहाँ रुका, इंडिया रुका। और जब वो वापस सामान लेके गया इंडिया से, वो जितना भी 3 माह में उसने व्यापार किया यहाँ के लोगों से, और जब वापस आके उसने अपने यूरोप में जाके उस सामान को बेचा, तो उसे 60 गुना अधिक फ़ायदा हुआ। ठीक है। यानी 3 माह में उसे 60 गुना से अधिक ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसी वजह से यूरोप में एक होड़ मच गई इंडिया की तरफ आने के लिए। उसकी दूसरी यात्रा होती है 1501 में, वो दोबारा आया था इंडिया में। ठीक है। और कैनोर
ठीक है, कैलीकट, इन सब जगह पे फैक्ट्री लगा दी उसने। तो ये था पूरा वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा के बाद अब क्या हुआ कि वास्को डी गामा कौन था? एक ना तो कंपनी का गवर्नर था ना कुछ था, वो केवल व्यापार करने भेजा गया था, खोज करने भेजा गया था। और उसने इंडिया की खोज कर दी, इंडिया की समुद्री मार्ग की खोज कर दी, और उसने व्यापार किया और चला गया। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल ने एक कंपनी बना के सेटअप कर दी, और कंपनी का पहला गवर्नर बनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, और ये इंडिया में आया था 1505 में, और कब तक रुका? 1509 तक। ठीक है, और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर था फ्रेंच ईस्ट वो सॉरी पुर्तगाली कंपनी का, ये पहला गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये कब आया था? 1505 में। इसकी एक फेमस ब्लू वाटर की पॉलिसी है। ठीक है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सीधा लिखा होता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। अब ये पॉलिसी है क्या? तो ये पॉलिसी कहती है कि पुर्तगीज टू बी द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन, यानी पुर्तगीज ही, केवल और केवल पुर्तगीज ही हिंद महासागर के मालिक होंगे। सिंपल सा बात ये थी कि जो भी हिंद महासागर में पहले से कोई और जहाज हैं, यानी जो अरब व्यापारी हैं या इजिप्ट के व्यापारी यानी मिस्र के व्यापारी हैं, उन सबको दरकिनार कर दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, और केवल हिंद महासागर में रूल कौन करेगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी पुर्तगाली। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। यानी अब ये लूटपाट करने पे आ गया था इसने, और जो जहाज, दूसरे लोगों के जो जहाज थे, चाहे वो अरब के हों चाहे मिस्र के हों, उनसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, उनसे फिरौती वसूलना स्टार्ट कर दी, उनको जहाज़ों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इनके जो जहाज़ होते थे पुर्तगालियों के, उन पे तोपें वगैरह रखी होती थी, यानी बहुत ही अच्छी नेवी होती थी इनकी। ठीक है, इसी वजह से अल्मीडा अल्मीडा का ये युद्ध हुआ किससे? इजिप्ट और अरब की दोनों सेनाएं, इजिप्ट जो मिस्र देश था उनके व्यापारी थे, और अरब के व्यापारी थे, उन दोनों की लोग आपस में मिल गए और उन्होंने अटैक कर दिया अल्मीडा पे। तो जो पहली लड़ाई हुई उसमें अल्मीडा हार गया, और अल्मीडा का एक बेटा था वो भी मारा गया। लेकिन सेकेंड फाइट में क्या हुआ कि अल्मीडा ने उन इन दोनों सेनाओं को हरा दिया। यानी अब जो दूसरी फाइट के बाद पूरे हिंद महासागर पे केवल केवल पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। ठीक है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी सफल हो गई। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1507 में। अब इसने क्या किया कि पहला हेड क्वार्टर बना दिया, यानी पहली राजधानी या पहला हेड क्वार्टर किसका? पुर्तगाल का। यानी पुर्तगाल का हेड क्वार्टर इंडिया में, पहला हेड क्वार्टर कहाँ पे बना था? कोचिन में। ठीक है, कोचिन में पहला हेडक्वार्टर बना। कब बना था ये? 1510 में। यानी 1510 में पहली राजधानी या पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया है पुर्तगालियों ने? कोचिन में। और कब तक रहा था ये पहला हेडक्वार्टर? 1530 तक। ठीक है, 1510 से 1530 तक कोचिन हेडक्वार्टर बना रहा। 1530 के बाद गोवा को हेडक्वार्टर बना दिया गया, यानी राजधानी कहाँ पे शिफ्ट हो गई? गोवा शिफ्ट हो गई। और ये हमेशा पुर्तगालियों का 1530 से लेकर 1961 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया, और उसके बाद भी 1961 तक, जब तक पुर्तगाली लोग गए नहीं हमारे इंडिया से, तब तक गोवा ही पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना रहा। ठीक है, तो ये हम पढ़े हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फोंसो डी अल्बुबर्ग। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड गवर्नर। ठीक है, वो पहला गवर्नर था अल्मीडा। सेकंड गवर्नर कौन था? अल्फोंसो डी अल्बुबर्ग। उसके बाद आया जस्ट, वो 1505 से 1509 तक आया था। ये 1509 से लेके 1515 तक रहा है इंडिया में। सेकंड गवर्नर था वो, ये वाला। ठीक है, ही इज़ नॉन एज रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन ईस्ट। ठीक है, यानी पूर्व में जो पुर्तगालियों का ताकत का जो एक वास्तविक संस्थापक था, यानी इनका पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है भारत में, वो कौन है? अल्बुकर्क है। ठीक है, अल्बुकर्क है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक ना ही वास्को डी गामा है, ना ही अल्मीडा है, ना ही नीनो डी कूना है। कौन है वास्तविक संस्थापक? अल्बुकर्क। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अल्बुकर्क इज नॉन एज रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर। तो इसने क्या किया था? इसके लिए रियल फाउंडर कैसे बन गया वो? तो इसके इसने बहुत जो काम किए हैं वो, क्योंकि इंडिया में काम किए हैं इसलिए वो इंडिया का रियल फाउंडर बन गया था। क्या क्या काम किया? इसने अपनी पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म।
इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि अब साम्राज्यवादी सिद्धांत, यानी अपने एरिया को कब्जाओ, एरिया पे कब्जा करो और उनके लोगों पर शासन करो। ये होता है इम्पीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवादी। अपना साम्राज्य का विकास करो दूसरे के एरिया को जीत के। ठीक है। तो इसने एरिया छीनने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इसने क्या किया, जो इंडिया के लोगों से ज़मीन को छीनना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने क्या किया, एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान इन 1510। इसने 1510 में जो बीजापुर का सुल्तान था उससे गोवा छीन लिया। ठीक है। कब छीना है, 1510 में। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है किसने छीना है, अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से 1510 में छीन लिया। तो ये थी पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है। इसने क्या किया था, सेटअप बेसिस इन इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर था उसमें उनके छोटे छोटे आइलैंड्स पे इसने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया, अपनी नेवी के बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी वो अपनी नेवी उन छोटे छोटे आइलैंड पे स्थापित कर दी कि कोई भी और कोई आएगा उसको टिकने नहीं देंगे। इसने पहले से ही नेवी की बेस बना दी अपनी नेवी। ठीक है। एंड स्टार्टेड परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स। और इसने क्या किया कि और कोई जहाज़ आएगा अगर हिंद महासागर में, तो वो इस इनसे परमिशन लेगा, इनसे परमिट लेगा, इनको पैसे देगा, परमिट लेगा, तब जाके इन हिंद महासागर में वो व्यापार कर सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब इनसे पूछ के ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी उनसे भी ये टैक्स वसूलते थे। ठीक है। तो ये इनका सारा शासन हो चुका था हिंद महासागर पे। इसका एक और सिस्टम था, ये क्या करता था कि लोकल वाइब्स को, ठीक है, यानी लोकल वाइब्स को प्रमोट करता था। यानी ये बोलता था कि सारे पुर्तगाली लोग जो यहाँ आके इंडिया में आके बस रहे हैं वो अपनी बीबियाँ वहाँ से लेके नहीं आए, यहीं की महिलाओं से शादी करें और उन्हें अपनी पत्नी बना लें। ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, स्थानीय महिलाओं से शादी करने का। ये किसका कॉन्सेप्ट है, अल्बुकर्क का। ठीक है। इसने और क्या किया, इसने अबोलिशन ऑफ सती, यानी सती प्रथा को, जो सती प्रथा ये जहाँ इंडिया में होती थी उस टाइम, तो जितने हिस्से पर इसका अधिकार हो गया था, पुर्तगालियों का वर्चस्व था, जितने पे इनका इन्फ्लुएंस था, उतने हिस्से पे इन्होंने सती को हटा दिया, जिससे वहाँ के रूढ़वादी जो हिंदू लोग थे वो नाराज़ हो गए थे। और क्योंकि ये पुर्तगाली लोग हमेशा मुस्लिमों से थोड़ी घृणा रखते थे, तो इन्होंने मुस्लिमों को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उनकी हत्या करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में इनकी छवि एक लुटेरे की बन गई, क्योंकि ये इंडिया के जो हिंदू लोग थे उनकी तो ये पूरा सिस्टम, जो उनका सिस्टम था, यानी जो उनकी रूढ़वादी परंपराएं थी उनको ख़त्म कर रहे थे। जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया तो उनसे हिंदू नाराज़ हो गए, और मुस्लिम पहले से ही नाराज़ थे क्योंकि मुस्लिमों के तो ये एंटी थे बिल्कुल। ठीक है। उनकी हत्याएं करते थे उसी समय पे। ठीक है। उसी समय पे यहाँ न्यू क्रॉप्स, एक नई नई फसलें आ गई इंडिया में, और इन्हें फसलें लाने का श्रेय कौन किसको जाता है, पुर्तगालियों को। और ये फसलें क्या थी, तम्बाकू, काजू आदि। ठीक है। तम्बाकू और काजू की नई नई फसलें आ गई इंडिया में। इनके बाद आता है चौथा चौथा पर्सन आता है। ठीक है। चौथा जो लोग आया था इंडिया में, चौथा गवर्नर था, वो था नीनो डी कूना। ठीक है। ये 1529 से 38 के बीच में आया था। ठीक है। बीच में एक कोई और गवर्नर भी रहे थे, बट उनको इतना पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में। जिन जिन लोगों का इम्पोर्टेंस है, जिनके क्वेश्चंस आते हैं, मैं केवल उनको ही बताऊंगा। ठीक है। तो नीनो डी कूना 1529 में आया और 38 तक रहा इंडिया में। इसने क्या किया, इसके इम्पोर्टेंस कार्य क्या हैं, तो वो क्या है कि इसने कोचिन क्या था, पहले हेड क्वार्टर था। ठीक है। कब बना था, 1510 में। कब तक रहा था, 1530 तक कोचिन रहा था हेड क्वार्टर। उसके बाद इसने क्या किया कि कोचिन से हेड क्वार्टर शिफ्ट कर दिया, और कहाँ पे रख दिया इसने, हेड क्वार्टर बना के कहाँ पहुँचा दिया, गोवा में। और ये कब बन गया था, 1530 में हेड क्वार्टर बन गया गोवा। और कब तक रहा था, 1961 तक। ठीक है। तो पहला काम इसने किया, कोचिन से गोवा हेड क्वार्टर शिफ्ट कर दिया। सेकंड वर्क इस सेकंड काम इसने क्या किया था कि 1534 में गुजरात के बहादुर शाह से बसीन द्वीप मिला लिया अपने आप में। यानी गुजरात के बहादुर शाह से बैसीन आइलैंड, जो बसीन आइलैंड है, और द्वीप जो बैसीन आइलैंड और दमन और द्वीप को इसने छीन लिया।
छीन क्या लिया, उस राजा ने खुद दे दिया। क्यों दे दिया? एक्चुअली हुआ क्या कि बहादुर शाह पे हुमायूं ने अटैक कर दिया था, ठीक है। यानी जो मुग़ल बादशाह हुमायूं ने, उसने अटैक किया बहादुर शाह पे, जो गुजरात का शासक था। जब हुमायूं ने बहादुर शाह पे अटैक करना जा रहा था हुमायूं, तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से सहायता मांगी। अब इस सहायता के एवज में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से बसीन आइलैंड और दमन और दीव आइलैंड को मांग लिया। तो बसीन आइलैंड उनके हिस्से में आ गए। अब जब हिस्से में बसीन आइलैंड आ गया, तो उस पे रहने वाले लोग भी उनके हिस्से में आ गए, पुर्तगालियों के हिस्से में। लेकिन लोगों की पुर्तगालियों से एक घृणा चल रही थी, यानी लोग इनसे नाराज़ थे। तो उनके बीच में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ये बहादुर शाह आया, एक समझौता करने आया। यानी बहादुर शाह को ही अपना वो एक राजा मानते थे या सुल्तान मानते थे वहाँ के बसीन आइलैंड के लोग। वो पुर्तगालियों को अपना सुल्तान नहीं मान रहे थे। तो बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच में एक संधि करने का प्रस्ताव रखा गया, और पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को अपने जहाज़ों पे बुलाया। अब उसी जहाज़ों पे बुलाया गया, और वहीं उसी जहाज़ पे बहादुर शाह की हत्या कर दी गई, ठीक है। अपने जहाज़ पर बुलाकर बहादुर शाह की हत्या कर दी गई, ठीक है। पुर्तगालियों ने उन्हें बहादुर शाह की हत्या कर दी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके लिए नीनो डी कूना का शासन जाना जाता है। इसने और क्या काम किया था इस टाइम पे, क्या और क्या काम हुआ? तो इसने पूर्व में, यानी ईस्ट में, हुगली को हेड क्वार्टर बनाया। वेस्ट में तो हेड क्वार्टर कौन था? गोवा था। वैसे ही ईस्ट में हेड क्वार्टर किसे बनाया गया? ल- हुगली को, ठीक है। जो कोलकाता के बाद जो पोर्ट है हुगली पोर्ट, यानी जो वेस्ट बंगाल में जो हुगली एरिया है, उसको अपना हेड क्वार्टर बना लिया। और उस पोर्ट को एक यूज करने लगे लूटपाट मचाने के लिए, ठीक है। हुगली को एक बेस बना लिया था लूट करने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा ये सारा पुर्तगाली कैसे आए और उन्होंने क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अभी तक हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा कि थ्योरी के साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करता रहूं, क्योंकि इसके बाद कुछ भी चीज़ ना रहे आपको फिर से पढ़ने के लिए। आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लगाए, आपका काम कंप्लीट हो गया, आप सब कुछ तैयार हो गया, ठीक है। बस इसको बाद में एक बार और सुन लेना है ताकि ये सारा रिवाइज हो जाए। तो चलो क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो मैंने बताया ही है कि मई 1498 AD में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ बिना ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को देखे हुए, कि ब्लू वाटर पॉलिसी हमने किस से पढ़ी थी। तो हमने याद है कि जो पहला गवर्नर था, ठीक है, उसने ये स्टार्ट की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो वो कौन था? डुप्ले नहीं था, अल्बुकर्क नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। अब आपको इसमें इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो भी सकता था, द अल्मीडा में और अल्बुकर्क में। तो आप फिर से रिकॉल करिए, ठीक है। वो कौन था? अल्मीडा, ठीक है, पहला गवर्नर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले कौन आया था? ये पूरी पीसीएस में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? वही सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, मई 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पहला वायसराय कौन था, पहला गवर्नर कौन था? अभी मैंने बताया पहला गवर्नर कौन था। डियाज था क्या? डियाज नहीं था। वास्को डी गामा था? नहीं था। अल्बुकर्क था या अल्मीडा था? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कौन सा राजा था जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर किरिया था? नहीं। अल्बुकर्क? नहीं, ये तो बाद में आया। डॉन अल्मेडा? नहीं था। कौन था? ये हिंदू राजा जमोरिन था, ठीक है। चलिए थोड़ा एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं आपको। ये है, अब इनको मिलाना है। एक है, एक तरफ है समुद्री यात्री, दूसरी तरफ है देश। तो किस देश का कौन यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का था? आपने अभी पढ़ा है, केवल इसका तो आप आंसर कर ही सकते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? सही बता रहे हैं आप, पुर्तगाल का, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो बहुत नाम इसका सुना होता है। तो कोलंबस कहाँ का था? ठीक है, इसने पहले ये बताइए खोज कहाँ की थी?
तो इसने क्या खोजा था? अमेरिका को खोजा था। ठीक है, नाम नहीं दिया था अमेरिका का, बट अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब ये था कहाँ का? तो ये कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, क्योंकि स्पेन वाले कहाँ जा रहे थे? पश्चिम में, हमने वो संधि की तरह पढ़ा है। और पुर्तगाली कहाँ पे आ रहे थे? पूर्व में। तो वास्को ड गामा ने पूर्व में आके इंडिया की खोज कर दी। वैसे ही कोलंबस ने स्पेन से जाके पश्चिम में जाके अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही हमने देखे हैं कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। तस्मान ये कहाँ का है? ये हॉलैंड का था, इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, एक तस्मान आइलैंड इसी के नाम पे रखा गया है। तो ये लोग हैं जो हम पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर? तो ये वास्को ड गामा नहीं था, पहले वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, बर्थुड डाइज ऐसा नाम नहीं सुना अभी हमने जो पढ़ा था। जॉर्ज ऑक्सडन नहीं सुना। तो ये कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, हु वाज ही वाज। आप आप क्या करेंगे? अल्बुकर्क को थोड़ा रिकॉल करिए कि अल्बुकर्क ने क्या क्या किया था। अल्बुकर्क वही बंदा था जिसने सती प्रथा खत्म की। ठीक है, सती प्रथा। उसने क्या किया था? लोकल वाइफ्स, यानी यहीं से इंडिया की ज़मीन से ही पत्नियां लो। ठीक है, उसने क्या किया था? ये मुस्लिमों के लिए एंटी था, मुस्लिमों की हत्या की इसने। और इसने क्या किया? इसने गोवा को छीना। ठीक है, और क्या किया था अल्बुकर्क ने? उसने नौसेना के द्वीप बनाए। ठीक है, अपनी जो नौसेना की थी उसकी बेसिस बनाए और परमिट सिस्टम को लागू किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगालियों ने कहाँ पे अपना दुर्ग बनाया सबसे पहले? क्या ये अज्जी द्वीप में था? नहीं। कन्नानौर में था? गोवा में था? ठीक है, गोवा में तो बाद में 1510 में छीना था। ठीक है, 1530 में जाके अपनी हेड क्वार्टर बनाया था। तो ये कहाँ पे हो सकता है? अब आपको इन दो में, क्योंकि ये 50-50 यहाँ पे आप कर लेंगे, तो ऐसे करके आप 50-50 या 75-25 करके देखिए। ठीक है, अब इसका जो आंसर रहेगा वो इन दो के बीच में रहेगा। अब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोचिन। सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोचिन में। ठीक है, इसके बाद कहाँ शिफ्ट किया गया था? और दुर्ग भी यहीं बनाया। और इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया था? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः, यानी सबसे पहले भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये कौन यूरोपीय थे? तो वो थे, क्या अंग्रेज थे? नहीं। फ्रांसीसी नहीं, डच नहीं। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। इन्होंने ही सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित करनी स्टार्ट की। और ठीक है, सबसे पहले क्या फैक्ट्री कहाँ पे लगी? कोचिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इनमें से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने लगाई थी? तो मैं पहले ही ये बता चुका हूँ थ्योरी में। क्या वो चिंसूरा थी? नहीं थी। श्रीरामपुर नहीं थी। बांदिल नहीं थी। ये कौन सी थी? हुगली, जिसको उन्होंने किस काम के लिए यूज किया था? लूट मचाने के लिए। ठीक है, यानी सारे लूटपाट करने के लिए हुगली को एक बेस बना लिया था। इस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरी में उतना डिटेल में नहीं किया था। तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना 1529 से 38 ईस्वी में मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो ये पुर्तगाली वाणिज्य, पुर्तगाली जो व्यापार था उसका विस्तार पूर्व में कौन कर रहा था? तो ये था नीनो डी कूना। ठीक है, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ले ली। ठीक है, 1534 में मसूद शाह से इन्हें अनुमति मिल गई कि सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे। कौन? पुर्तगीज़। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। ठीक है, चिंसूरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण किया। तो चिंसूरा पुर्तगालियों से संबंधित नहीं है, चिंसूरा किससे संबंधित है? डच से। ठीक है, वैसे ही श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। डेनिस वाले जो लेक थे, हॉलैंड वाले, उन्होंने क्या बसाया था? श्रीरामपुर।
और चिंसूरा डचों का था, सॉरी, डेनमार्क वाले ने श्रीरामपुर, जबकि डचों ने चिंसूरा। और ये जो हुगली या आप ये अभी पढ़े थे, अब सतगांव या चटगांव, ये किसने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी यहाँ पे? पुर्तगाल। ये हमारा पुर्तगालियों से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग समुद्री डकैती के लिए कौन करता था? समुद्री डकैती या ठगी के लिए तो ये पुर्तगाली लोग करते थे। ठीक है। तो ये हमारा हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन इसमें से देख लिए हैं। यहाँ पे हमारा पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित सारे क्वेश्चंस या पूरा थ्योरी के साथ पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूरोपी का, ये जो यूरोपी लोग हैं उनका डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से होगा, पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद कुछ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो चलिए, ठीक है। और जिसको ये अभी तक इस वीडियो में जो भी देख रहा है, जो अभी तक टिका हुआ है, वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो इसको बढ़ाने का श्रेय, क्योंकि इस चैनल से मुझे ना ही कोई पैसे का लालच है या वैसा कुछ है। आप बस इन लोगों को, दूसरे लोगों को शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, और लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।